हेलो गाइस, आज मैं क्लास 9 का अध्याय नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आप देखते हैं कि हमारे जो आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उन पदार्थों में कितनी मिलावट होती है, कितनी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों के कारण क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हो सकते हैं। तो इस शुद्धता के लिए सबसे पहले हम तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि तत्व क्या होते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखिए तो तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी विध से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में वियोजित नहीं किए जा सकते। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी विध से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में वियोजित नहीं किया जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका हो गया कापर, हो गया पारा, हो गया ब्रोमीन, हो गया एफी, हो गया आदि। ये सारे के सारे तत्व होते हैं और इन तत्वों को हम किसी भी विध से अलग नहीं कर सकते हैं। अब तत्व के बाद आता है यौगिक। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलाकर बना दिया जाता है तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बना दिया जाता है तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। और जैसे यौगिक में हमारा जल है, बहुत सारे यौगिक हैं हमारे, ये जल हमने लिख दिया। उसके बाद बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे H2SO4 है, ये भी यौगिक है। HCl है, ये भी यौगिक है। HNO3 है, ये सारे यौगिक हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है और इनके गुण जो है होते सब अलग अलग होते हैं। तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो तत्व होते हैं, जैसे जल बना आपका H2O बन गया, तो यौगिक के गुण उनकी अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अब जल में ना तो हाइड्रोजन का गुण होगा ना ऑक्सीजन का गुण होगा। उसके बाद मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाकर बना देते हैं तो मिश्रण का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रही बात? जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। और जब दो या दो से अधिक तत्वों को, चाहे शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो, को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाते हैं तो मिश्रण का निर्माण हो जाता है। मिश्रण के गुण उनके अवयव के गुणों से मिश्रित होते हैं। मिश्रण के गुण क्या होते हैं? उनके अवयव के गुणों के मिश्रण होते हैं। चीनी और नमक का मिश्रण जैसे होता है, नमक तथा पानी का मिश्रण होता है, लकड़ी के बुरादे तथा लोहे के कणों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे मिश्रण के संगठन के समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान होता है, वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। सभी भाग जो है एक जैसे होते हैं। तो ये आपके लिए मैं नोट्स तैयार करके दे रहा हूँ। ये नोट्स आपका मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इतने का। उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो ये पहले भाग का स्क्रीनशॉट हो गया। समांगी मिश्रण के बाद आता है आपका दूसरा आता है। अब जैसे इसका दूसरा उदाहरण हो गया, नमक तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। चीनी तथा जल का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है। नमक तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण, नमक तथा जल को मिला दीजिए तो अब एक जैसे वो प्रतीत होते हैं। अब विसमांगी मिश्रण क्या होता है? जिस मिश्रण के विभिन्न भागों के संगठन एक दूसरे से भिन्न होते हैं उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होते हैं उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। चीनी तथा नमक का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है। चीनी और नमक को घोल दीजिए तो विसमांगी, यानी समानता उसमें नहीं होती है,
उसमें समानता एक जैसी नहीं होती है, वो विषमांगी मिश्रण होता है। अब विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जो होता है वो आपका विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक जैसे होती है। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं विलायक तथा जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शरबत है, वो विलयन हो गया। शरबत क्या हो गया? विलयन हो गया। तो विलय क्या हो गया? जो घुल जाए वो विलय होता है। जैसे आपका चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू का रस हो गया, वो सारे के सारे घुल जाते हैं। वो क्या होंगे? वो आपके विलय होंगे। और जो अपने में घोल लेता है, जो अपने में घोल लेता है, जैसे पानी जो है वो अपने में घोल लेता है सभी को, वो जो हो जाता है वो विलायक हो जाता है। और जो आपका तैयार हो जाता है उसी को हम विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा समझ में आ गई। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी होती है। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं विलायक तथा जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहते हैं। विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। विलयन चाहे ठोस अवस्था में हो सकता है भी, द्रव की अवस्था में हो सकता है और गैस की अवस्था में भी हो सकता है। विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन समांगी मिश्रण होता है, यानी एक सारे कण एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। विलयन के कण का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे छोटे व्यास होते हैं, अतः इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। विलयन स्थायी होते हैं, ये टेम्परेरी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। और विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, 10⁹ मीटर के बराबर होते हैं। इसलिए आंख से इन्हें देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से इसको हम भले ही देख सकते हैं। तो इतनी परिभाषा हो गई आपकी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ विलयन से हमने इसको कह दिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये नोट्स आपके लिए है। अगर आपको लिखना है तो आप स्लो कर लीजिए, वीडियो को स्लो करके दे सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से अन्य चीज़ें आती हैं तो इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं और इसका नोट्स भी आप आराम से बना सकते हैं। अब आइए, विलयन के बाद आती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर उसे तनु सांद्र या असंतृप्त विलयन कहा जा सकता है। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा, विलेय पदार्थों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना विलयन सांद्र होगा, और विलेय पदार्थों की मात्रा जितनी कम होगी उतना विलयन तनु विलयन होगा, ठीक है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। यदि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घोला जाता है और दूसरे 100 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक घोला जाता है तो पहला विलयन दूसरे विलयन की तुलना में तनु कहलाता है, जबकि दूसरा विलयन पहले विलयन की तुलना में सांद्र कहलाता है। यानी जिस विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है उसे तनु विलयन, जिसमें कम होती है उसे तन विलयन कहते हैं, और जिस विलायक में विलेय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया बात? अब आइए, संतृप्त विलयन क्या होती है। किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोले जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल जाते तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वो होता है कि जिसमें और विलेय पदार्थ नहीं घोल सकते हैं हम। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि और अधिक ज़्यादा विलेय पदार्थ हम नहीं घोल सकते। कहने का मतलब होता है कि निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोले जाने पर अब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल पाते। यानी विलेय पदार्थों को घोलिए विलायक में तो और अधिक नहीं घुल पाते तो विलयन संतृप्त हो गया। और असंतृप्त विलयन, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये कह दीजिए कि यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं यदि किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है तो उसे हम
असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय पदार्थों का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। ये सूत्र है, इससे सवाल आ सकता है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। अब विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइडी विलयन। विलयन हो गया, निलंबन क्या हो गया? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसके ठोस विलेय पदार्थ द्रव विलायक में प्रक्षेपित हो जाते हैं। इसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं बल्कि निलंबित रहते हैं। समझ में आ गई बात? यह एक विषमांगी मिश्रण है, समान इसका मिश्रण नहीं है। इसके ठोस विलेय पदार्थ यानी जो विलेय पदार्थ हैं विलायक में प्रक्षेपित हो जाते हैं, यानी दिखाई देते हैं, घुलते नहीं पूरे पूरे। इसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं है बल्कि निलंबित रहते हैं, बल्कि लटके रहते हैं। ठीक है, निलंबित रहते हैं, ये पूरे पूरे घुलते नहीं हैं। इसके कणों का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में तथा निलंबित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻3 से 10⁻4 सेंटीमीटर के अंदर होता है। निलंबित कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि निलंबन उसे कहते हैं कि जब विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वे तली में जाकर जमा हो जाते हैं, और इनको हम जैसे मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में मिलाकर हिलाने पर, चाक के चूरे या गेहूं के आटे को जल में मिलाकर हिलाने पर प्राप्त मिश्रण निलंबन होगा। प्राप्त मिश्रण क्या होगा? निलंबन होगा। तो प्राप्त जो मिश्रण जो होगा वो निलंबन होगा। अब निलंबन के गुण क्या होते हैं? यह विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम देख सकते हैं। निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तो निलंबित कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है? अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छानन विधि से इनके मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो हमने विलयन पढ़ा दिया था, और विलयन की सांद्रता का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, विलयन की सांद्रता आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, विलयन की सांद्रता का। यहाँ से विलयन की सांद्रता का नोट्स बना लीजिए, और यहाँ से आप इसका भी आप नोट्स ले सकते हैं संतृप्त विलयन का। यहाँ हमने बता दिया है संतृप्त विलयन के बारे में, यहाँ से इसका आप नोट्स ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप देख लेंगे कि यहाँ से इसका आप नोट ले सकते हैं। यहाँ से संतृप्त विलयन का आपने ले लिया, और इसके बाद इसका नोट यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लीजिए। और अगर हमारा चैनल आपको समझ में आता है तो उसको, जो नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। निलंबन के गुण के बारे में हमने बता दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब कोलाइडी विलयन देख लीजिए क्या होता है। कोलाइडी एक प्रकार का विलयन है। ये विलयन और निलंबन के बीच का होता है। कोलाइडी एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है। विलेय कणों का जो आकार होता है वास्तविक कणों की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। विलेय कणों का द्रव्यमान जो होता है हमेशा वास्तविक कणों की अपेक्षा जो है वो बड़ा होता है। इसमें किसमें? कोलाइडी विलयन में। परंतु निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है।
निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। कोलाइडी या कोलाइडल विलयन कहलाता है। यद्यपि कोलाइडी हमें समांगी प्रतीत होता है, परंतु जब उच्च प्रकृति से सत्य सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो यह वास्तव में विसमांगी पाया जाता है। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन विलयन और निलंबन के बीच का होता है। ये चूंकि इसके कण भी जो होते हैं निलंबन और विलयन के बीच के कण के बीच में पाए जाते हैं। यद्यपि हमको कोलाइडी विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो ये विलयन, इसमें जो कण विलय पदार्थ के कण घुले होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए कोलाइडी वास्तविक विलयन नहीं है। कोलाइडी में विलय तथा विलायक के कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁻10 तक तथा 10⁻10 मीटर की कोट का होता है। अब इसका कोलाइडी विलयन का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो यहाँ से बचा था थोड़ा सा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बहुत अच्छा नोट्स मैंने मेहनत करके बनाया है, आप लोग भी इसको नोट कर लें तो आपके सारे सवाल इससे फंस जाएंगे। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा। वास्तविक विलयन के अवयव विलय तथा विलायक के समान ही कोलाइडी विलयन में दो प्रवस्थाओं उपस्थित रहती। इनमें से एक प्रवस्था सतत होती है जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसमें दूसरे पदार्थ के कण परिक्षेपित फैले हुए रहते, इसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। उदाहरण जो है वो मांड, स्टार्च, दूध, स्याही, रक्त, साबुन का विलयन आदि कोलाइडी के उदाहरण है। अब जैसे दूध, पानी में दूध मिला दीजिए तो हमको समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम देखें तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं तो हमको कोलाइडी विलयन के कण जो है वो साफ साफ नजर आते हैं। कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ये कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को आसानी के साथ जो है ये आराम से कोलाइडी विलयन जो होता है प्रकाश के किरणों को आसानी के साथ ये फैला देते हैं। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं? तो कोलाइडी समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में विसमांगी होता है। कोलाइड में विलय कणों का द्रव्यमान वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। समानता कोलाइडी के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते समानता। बहुत अगर हाई पावर का सूक्ष्मदर्शी लगाएं तो भले हम इसको देख सकते हैं। कोलाइडी पर्याप्त स्थायी होते हैं। कोलाइडी के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम कोलाइडी के जो कण घुले हुए हैं फिल्टर पेपर से छान लें, छान भी सकते हैं, निकल भी जाते हैं। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। टेढ़े मेढ़े गति को हम ब्राउनियन गति कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पूरा ये स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिए आप लोग। तो आप लोग जो है इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे होता है? प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे मिश्रण है, उनके घटक हैं, तो उनको अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां काम में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उपयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण के साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनना, छन्नी से छानना, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में करते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका कि हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम यहाँ से हमने देख लिया, विभिन्न विधियों से हम कर सकते हैं। तो मिश्रण विषमांगी साधारण भौतिक तो पृथक किया सकता है, जैसे हाथ से चुनना, छन्नी से छानना, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष तकनीक का प्रयोग करते हैं। रंग वाले घटकों को नीले काले रंग की स्याही में कैसे पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटकों को, इसका नोट्स बना हुआ है, इसका बना लीजिएगा, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं। रंग वाले घटकों को नीले अथवा काले रंग की स्याही में हम कैसे पृथक कर सकते हैं, इसका एक चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें जो है वाष्पीकरण के द्वारा हम काले तथा नीले रंग के डाई वाले पदार्थों को अलग कर लेते हैं। इसमें आधा बीकर जल लेते हैं और बीकर के मुंह पर जो है हम वाच ग्लास रख देते हैं। आधा लीटर जल ले लेते हैं, बीकर के मुंह पर वाच ग्लास रख देते हैं। कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल देते हैं। अब बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि करें, लेकिन तो आप भाषा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपनी भाषा में लिखेंगे कि करते हैं, बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि शुरू करें, क्योंकि ये आपको बताया गया है। आप इसमें नोट्स आराम से लिख लें। स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करते हैं। देखते हैं कि वाच ग्लास में वाष्पीकरण हो जाता है। अब वाच ग्लास में वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होने पर गर्म करना जारी रखते हैं, यानी रखते हैं। वाष्पीकरण होते पर तो गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास का कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो हम इसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे गर्म करना बंद कर देते हैं। अब क्या देखते हैं, वाच ग्लास का किसका वाष्पीकरण हुआ, क्या वाच ग्लास में कोई अवशेष बचा। अब क्या कहते हैं, हम पाते हैं कि शाही जल में रंग का एक मिश्रण। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थों को वाष्पीकरण विधि से हम पृथक कर सकते हैं। यानी वाष्पीकरण विधि से विलायक के, इस तरह के हम विलायक से विलेय पदार्थों का वाष्पीकरण विधि से हम पृथक कर लेते हैं। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही में कैसे पृथक कर सकते हैं, तो आप इसका पढ़ के नोट्स बना लेंगे। घटकों का पृथक्करण के बाद यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है और अपनी भाषा में लिखना है। किस भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। इसमें डायरेक्ट किताब की भाषा नहीं लिख के हमने समझा दिया, अपनी भाषा में लिखना है। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, तो आजकल बाज़ार में फुल टोन दूध, क्रीम वाला दूध, इस तरह से दूध मिलता है। तो दूध वाले दूध को कैसे हम पृथक करते हैं, ऐसे मिश्रणों को अब केंद्र के द्वारा पृथक किया जाता है। अब केंद्रन, इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। भारी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, दूध से क्रीम उनको कैसे पृथक करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम अब केंद्रण, ऐसे मिश्रण को अब केंद्रण के द्वारा पृथक करते हैं। किसके द्वारा, अब केंद्रण के द्वारा पृथक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मिक्सी में रखकर या किसी लोटे में रखकर छन्नी की सहायता से या मिक्स को तो चलाते हैं। तो क्या होता है कि भारी कण जो जब तेजी से घूमता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम दूध से क्रीम को पृथक कर लेते हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर कि सबसे यहाँ से लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ से और यहाँ तक आपको लिख देना है, दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रव्यों को के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब दो अघुलनशील द्रव है, जैसे आपका मिट्टी तेल है, पानी है, ये घुलनशील नहीं है, आपस में घुलेगा नहीं, परंतु इसको हम कैसे अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे अलग करते हैं। ये एक तरह से ले लेते हैं, आपका उपकरण ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का उपकरण ले लेते हैं। एक उपकरण बना हुआ है अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण, इसका भी फोटो आप बना लेंगे। तो मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं, एक कीप में डाल देते हैं। कुछ देर बाद इसे शांत छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद एक कीप में डाल दिया, शांत छोड़ दिया, तो जो हल्का कण होता है मिट्टी का तेल वो ऊपर रह जाता है और जल जो होता है वो क्या होता है, नीचे चला आता है।
मिट्टी का तेल ऊपर रह जाता है और जल जो होता है वो नीचे चला आता है। तो इस तरह से भाषा में लिख देंगे कि मिट्टी के तेल और जल को मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालते हैं, डाले नहीं, डालते हैं। डालें तो आपको आदेश दे रहा है ना, आप डालते हैं लिखेंगे, और कुछ देर बाद इसे शांत छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत जम जाए। और पृथक्करण की से स्टॉप कार को, यहाँ पर स्टॉप कार लगा हुआ होता है, स्टॉप कार को जैसे छोड़ेंगे तो जैसे जल नीचे आ जाएगा, फिर स्टॉप कार को बंद कर देंगे, और जैसे स्टॉप कार को बंद कर देते हैं तो मिट्टी का तेल अलग हो जाता है और जल जो है अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे अपनी भाषा में, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। आपने पढ़ा होता ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और सीधे ठोस पदार्थ जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार हम उन मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित में न होने वाले अशुद्धियाँ को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा हम नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? हम इसको गर्म करते हैं, नमक तथा कपूर के मिश्रण को, तो कपूर का मिश्रण क्या हो जाता है? वो कपूर उड़ जाता है और नमक रह जाता है। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नमक और कपूर के टुकड़ों को अलग कर लेते हैं। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? तो दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को आसवन विधि से, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। आसवन विधि में इसमें क्या होता है? मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है, इसे विघटित हुए बिना उबलने तथा उसके घटकों की क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसमें क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन होता है, उदाहरण के लिए वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों में उससे विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि से समान ही होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। साधारण आसवन विधि से हम किसी प्रभाजी आसवन विधि से हम दो जो प्रकार के द्रव होते हैं उनको हम घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। वायु की गैसों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? वायु और गैस का होता है, तो वायु एक समांगी मिश्रण है तथा उसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको प्रभाजी आसवन ये बना हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के यहाँ से लिख लीजिएगा कि प्रभाजी आसवन विधि से हम गैस को पृथक कर लेते हैं। अब आते हैं हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में। आपको मैं बहुत अच्छा नोट्स दे रहा हूँ। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज करते हैं तो उसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, यानी वही पदार्थ अपना रूप बदल लेता है, उसी को भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का गलना, जल का हिमीकरण, जल का क्वथन, भाप का संघनन, विद्युत बल्ब का चमकना आदि भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये देखिए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हमने बताया कि वे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ बन जाते हैं और उसको अगर हम हटाए जाएं, उसको हम अगर हटाते हैं तो नए पदार्थ जो होते हैं वो दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं हो पाते हैं, यानी वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं, बल्कि वो स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, उन नए पदार्थ बन जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों के उनका रूप बदल जाता है, वे पूर्णतः नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। नए बने पदार्थ को इसके मूल रूप से नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है।
एक होता उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जिसको एक से दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं, और एक होता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मैग्नीशियम के तार का जलना, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनाना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। और थोड़ा सा और देख लीजिएगा, धातु जो होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। तो उसको अधातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होता है? धातु प्राय निम्नलिखित गुणधर्म में पाया जाता है। तो तत्व जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा सा धातु अधातु भी देख लीजिएगा। धातु में चमक होती है, वे चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह चमकीले होते हैं। इन्हें टकसाने पर ये ध्वनि, अगर को हम टकराते हैं, इनको मारते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आघात वर्तनात्मक होती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका उल्टा होता है अधातु। अधातु में विभिन्न रंगों के होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चमकीले नहीं होते हैं, ना आघात वर्धनित होते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमने इसे बता दिया है, आप लिख लीजिएगा इसको भी। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि जो है वो उपधातु है। इन तत्वों की संख्या लगभग 100 के बराबर है। जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छा नोट्स बना के दिया है, और कुछ नोट्स तो मैंने लिख लिए थे, और कुछ नोट्स जो है किताब की सहायता से आपको हमने जो जो बताया है अपनी भाषा में उसको लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं डाल दूंगा। अगर जो चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे वैसे ही आपके पास हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पहुंच जाएगा। और अपने आप स्वयं जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस जो वीडियो है उसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।